स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में। तो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, तो ये होते किस टाइप के हैं, इनका रूप किस टाइप का होता है, देखते ही पता चल जाए अपने को कि ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है और ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की नहीं है या वॉटेवर। तो देखते हैं। m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, इस टाइप की कोई इक्वेशन है। इसको नाम दे दिया मैंने 1। एंड m डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, इसको मैंने नाम दे दिया 2। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये यहाँ से ही आ रही है। इसको इसमें पहली को दूसरी में कन्वर्ट कर दिए और दूसरी को अपन पहली में भी कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे dx का भाग दे दिया जाए दोनों पदों में और इधर भी, तो ये तो 0 है, 0 में भाग देंगे 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो लिखो जाए मत लिखो, और ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस टाइप से हो जाएगा, ये समीकरण आ जाएगा dy अपॉन dx। m प्लस क्या हो गया n dy अपॉन dx। तो अपन दूसरे समीकरण से पहले को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे को पहले में बदला जा सकता है और पहले को दूसरे में। चूँकि दोनों समीकरण एक ही है, ये अपन इसको सॉल्व करने के लिए आसान रहता है, इसलिए इस पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है अपनी आसानी के लिए। सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए, इसका हल करने के लिए आसानी रहती है। ओके, तो m dx प्लस n dy बराबर 0। यहाँ पे dx और dy का अलग अलग कोई मीनिंग नहीं है, ये एक साथ क्या है अवकल गुणांक और अवकल गुणांक ही है। बस इसको इसका फॉर्म मैंने चेंज कर दिया, पहले का दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इस रूप में दिखने लग गया। बाकी कुछ नहीं है, dy का अलग अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, इसका अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ओके, और इन दोनों समीकरणों को ही समीकरण 1 और 2, चूंकि एक ही समीकरण है तो इन दोनों समीकरणों को देखने में 2 लग रहा है बट दोनों एक ही है। इन दोनों समीकरणों को अपन क्या कहते हैं? प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण कहते हैं किसको? 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 को। ओके, अब इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में अपन क्या देखते हैं कि सबसे पहले ग्रेट मैथमेटिशियन, महान गणितज्ञ बर्नौली और आयलर ने देखा कि जो कुछ मानक रूप होते हैं, स्टैंडर्ड कुछ मानक रूप होते हैं, अगर उन मानक रूपों में से किसी एक मानक रूप का ऐसा समीकरण हो, किसी एक मानक रूप से मिलता हुआ समीकरण हो जो इक्वेशन दी हुई होती है, और उसका सॉल्यूशन अपन, वो मानक रूप का सॉल्यूशन अपने को पता है, उसके हिसाब से अपन निकाल लेते हैं। तो क्या है? महान गणितज्ञ बर्नौली
एंड आयलर ने पाया कि यदि समीकरण निम्न मानक रूपों में से किसी एक रूप में हो तो उसका हल ज्ञात फलनों में निकालना संभव है। अब वो मानक रूप कौन कौन से, बर्नौली और आयलर ने बस इतना कहा है कि यदि जो 5-6 मानक रूप दे रखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, तो उन मानक रूपों में से किसी एक रूप में हो जो दिया हुआ समीकरण है, यदि समीकरण जो दिया हुआ है उसका हल निकालने के लिए जो समीकरण दिया हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उसका हल ज्ञात फलनों में निकालना संभव है। ठीक है, अब वो फलन कौन कौन से हैं, तो चलो उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो मानक रूप का पहला है समीकरण जिनमें चर अलग या पृथक किए जा सके। ठीक है, समीकरण जिनमें चर पृथक या अलग किए जा सके। दूसरा है समघात समीकरण। तीसरा है समीकरण जिनको समघात समीकरण में परिवर्तित किया जा सके। समीकरण, ये कहने का मीनिंग वे समीकरण जिनको समघात समीकरण में परिवर्तित किया जा सके। रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। पांचवा है बर्नौली के समीकरण का रैखिक
बर्नौली के समीकरण का रैखिक रूप में परिवर्तन, बर्नौली के समीकरण का रैखिक रूप में यानी रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तन कहने का मीनिंग। छठा, यथार्थ अवकल समीकरण जिनको यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सके। तो बच्चों क्या क्या है? हाँ, ये है, पहला है, ये जो मानक रूप दे रखे थे उनमें पहला है, क्या है पहला? समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके, जो x और y जो वेरिएबल होते हैं उनको अलग अलग किया जा सके, उनको एक कैटेगरी में रख दिया अपन ने। उनका हल किस टाइप से होता है वो देखेंगे कि उनका हल किस टाइप से होता है, वो एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस दे रखा है। तो अगर समीकरण इस मानक रूप का है तो अपन वो प्रोसेस लगाएंगे, अगर इनमें से इस मानक रूप का है तो इस वाली प्रोसेस लगाएंगे। ऐसे ही अलग अलग समीकरणों का इनका अलग अलग प्रोसेस है निकालने का, हर सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है, तो पहला है समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके, समघात समीकरण जिनको समघात समीकरण में परिवर्तित किया जा सके, रैखिक अवकल समीकरण, बर्नौली के समीकरण का रैखिक रूप में परिवर्तन, यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो समीकरण जिनको यथार्थ अवकल समीकरण में बदला जा सके। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं समीकरण जिनमें चर अलग किए जा सके, उसका प्रोसेस क्या है और वो किस टाइप के समीकरण होते हैं वो चेक करते हैं। तो पहला जो बिंदु है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, ये इसका इंग्लिश रूप हुआ, तो अपन इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जैसा कि अपन ने देखा m प्लस n dy/dx बराबर 0, ये कोई समीकरण एक था, और m dx प्लस n dy बराबर 0, ये समीकरण 2 था। दोनों एक ही टाइप के समीकरण है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि इससे जो समीकरण 2 है, इससे इस पहले समीकरण को दूसरे में क्यों बदला गया है, क्योंकि इसका हल निकालने में आसानी होती है। और हल निकालने के लिए जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि समाकलन ज़्यादा यूज किया जाता है, समाकलन ही किया जाता है करीब करीब हर क्वेश्चन का, तो समाकलन करने में अपने को आसानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे dx है और dy, इनके रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं।
क्योंकि यही दो है, तो इनके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करेंगे। अब dx के गुणांक में, मतलब dx के गुणा में जो m है, dx के गुणा में केवल और केवल x का फंक्शन ही होना चाहिए, और y के गुणा में y के dy के गुणांक, dy का गुणांक या dy के गुणा में केवल और केवल y के पद ही होने चाहिए। तो अपन ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, वेरिएबल आर सेपरेबल, मतलब ये कहेंगे, ये प्रोसेस होगा, उसमें ये प्रोसेस लगाएंगे। तो अगर मैं m बराबर f1x और n बराबर f2y पुट करने पे, ठीक है, पुट यानी रखने पे, ये मान रखने पे, क्योंकि अब इससे क्या बनेगा, m की जगह f1x इंटू डी एक्स प्लस f2y इंटू डी वाई बराबर 0। अब यहाँ पे dy के गुणा में केवल y का ही फंक्शन होगा, बिकॉज f2y ये y का फंक्शन है और f1x ये x का फंक्शन है। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो m और n है, यहाँ अपन पहले भी ये इक्वेशन लिखे थे, जस्ट इसकी परिभाषा में प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण, तब m और n का मैं बताना भूल गया, देख लीजिए। m क्या होता है, m और n या तो क्या होंगे, f ऑफ एक्स वाई, या तो एक्स वाई के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, अचर, ठीक है। तो m और n क्या होंगे, या तो f ऑफ एक्स वाई, m और n या तो x और y का फंक्शन होगा कोई, या तो फिर अचर होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी x और y का फंक्शन है, ये भी x और y का फंक्शन है, या फिर अचर होंगे। तो हम इसको केवल m को x का ही फंक्शन मान रहे हैं, और क्या मान रहे हैं, n को केवल y का ही फंक्शन मान रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जो समीकरण आएगा वो इस प्रकार से आएगा, इसमें dx का गुणांक केवल x के पदों में है, और y का गुणांक केवल y का फलन है, dy का गुणांक केवल y का फलन है। तो इस इक्वेशन को, ये समीकरण जिनमें चर अलग किए जा सके, इस मानक रूप के हल निकालने का जो प्रोसेस है उससे अपन करेंगे। और प्रोसेस क्या है, दोनों तरफ अपन समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर तो इसका अपन समाकलन करेंगे तो ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे समाकलन करने पर, ठीक है, तो 0 का तो क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर मैं लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब इसका समाकलन f1x dx f1x dx प्लस समाकलन f2y इंटू डी वाई और बराबर 0 का ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा ना, c, जहाँ c एक स्वेच्छ अचर है, जहाँ c एक स्वेच्छ अचर है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन क्या करेंगे, उनका हल निकालेंगे। इस समीकरण को नाम दे दिया मैं 3, क्योंकि पहला तो कौन सा था, m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ये समीकरण पहला था। और दूसरा m डी एक्स प्लस n
डी वाई बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, तो ये समीकरण 3 जो है समीकरण 3 समीकरण 2 का व्यापक हल है। व्यापक हल है। समीकरण 3 जो आया है वो क्या है? इस समीकरण 2 का व्यापक हल है, मीन्स जनरल सॉल्यूशन। क्या है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये है। तो ध्यान से देख लीजिए, समीकरण 2, अगर इस टाइप का कोई समीकरण आता है, समीकरण 2 के टाइप का, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? समीकरण 3 उसका व्यापक हल है। और अगर तभी होगा ये व्यापक हल समीकरण 2 का, समीकरण 3 को समीकरण 2 का व्यापक हल, ये जो प्रोसेस किए हैं इस मेथड से कब निकल पाएगा? जब चरों को पृथक किया जा सके, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल सेकेंड, दिया हुआ है, मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। हल कीजिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर 0, ये है। ठीक है, अब इनका अपन हल निकालते हैं और देखते हैं कौन सा मानक रूप लग रहा है। तो ये है समीकरण 1। ठीक है, अब इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो करते हैं x, यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस इधर ले लेंगे y कॉमन। क्या कॉमन ले लिए? y। तो इधर एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1 इंटू डी वाई। ठीक है, अब चरों को पृथक करके देखते हैं कि हो रहे हैं क्या। पृथक मीन्स कि x के चर एक तरफ डी एक्स के गुणांक में ले लेंगे x को चरों को, और डी वाई के गुणांक में ले लेंगे y को चरों को। अगर ऐसा हो रहा है, ये अलग अलग हो जा रहे हैं आसानी से, तो अपन फिर ये वाली जो अभी प्रोसेस समझे हैं उस प्रोसेस से इसका हल निकालते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा y का पद है, वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में जो है ये पूरा y का पद है, वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पूरा x का पद है। ठीक है, इसको इधर लेके चलते हैं और y वाले को y वाले की तरफ लेके जाते हैं। तो x यहाँ क्या बचेगा, x और dx तो रहने दो, और ये वाला जब इधर लाएंगे, ठीक है, और ये वाला उधर लेके चले जाएंगे, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लाएंगे तो भाग में नीचे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लस यहाँ है वाई डी वाई, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो सेम ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे इसको। ठीक है, बराबर 0 का 0। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो लघुत्तम ले लेना, लघुत्तम लेके भी हो जाएगा। ठीक है,
जैसे एक दूसरा तरीका और बताता हूँ इसको करने का कि x y प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस, अब इसको प्लस ना लिख के बराबर में ले जाओ तो बराबर में ले जाए माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, ठीक है। अब ये तो अपन समझते हैं अगर बराबर के एक दूसरी तरफ चरों को लेके जाते हैं तो गुणा का तो भाग में चला जाता है, भाग का गुणा में आ जाता है, और प्लस का माइनस में, माइनस का, जैसे गुणा का किस में चला जाता है, भाग में, और भाग का गुणा में चला जाता है, ऐसे ही प्लस और माइनस, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, ठीक है, ऐसे चेंज होता है। तो यहाँ पे ये x के गुणा में है तो गुणा वाला अगर जाएगा दूसरी तरफ बराबर के तो भाग में चला जाएगा, तो ये नीचे भाग में चला जाएगा, ठीक है, और ये इधर गुणा में है, इधर गुणा में है y dy के एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर dx की तरफ आएगा बराबर, चूँकि ये बराबर के इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भाग में, क्योंकि गुणा में है तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही y dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे माइनस वाले को तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस कर दिए बराबर, उधर क्या बच जाएगा 0। तो सेम ऐसे कैसे ये, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ये आपको सेटिंग करना आना चाहिए, ठीक है। अब सेटिंग करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब इसका क्या कर देते हैं, समाकलन, समाकलन करने पर, ठीक है, जैसा अपन ने पहले किया था ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। अब समाकलन करेंगे तो ये इस टाइप का जो है, अब देखिए यहाँ पे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी है, ठीक है। एक मिनट, ये ऊपर मैं इसको मिटा देता हूँ और ऊपर करते हैं, यहाँ तक आ गया ना। अब मानना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लिए, ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों तरफ अवकलन कर दो, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, ठीक है, और x का dx, और 1 का क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही t का dt, ठीक है। और इधर y स्क्वायर प्लस 1 को भी अपन क्या मान रहे हैं, प्लस 1 बराबर t, इसको t नहीं मान रहे, इसको p मान लेते हैं, क्या p, ठीक है। अब इसका भी दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो 2y इंटू डी वाई, और प्लस ये कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका 0 हो जाएगा, तो वो रहने दो लिखना ही, और p का dp, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें रख दो, अब देखो रखेंगे तो इसको अगर मैं 2 को गुणा कर दूँ, 2 से गुणा कर दूँ सारे पद को, इधर भी इसको भी 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, और इसको भी 2 से गुणा कर दिया, पूरे बराबर के इस तरफ और बराबर के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो अब ये जो पद हो गया, बन गया ऊपर वाला, वो तो किस टाइप का बन गया, और भी ध्यान से देखने के लिए मैं इसको कुछ यूँ लिख देता हूँ, ये इस तरीके से था, ठीक है। तो ऊपर वाला तो ये बन गया ना, तो ऊपर वाले को 2x dx को क्या लिख सकते हैं अपन, समाकलन उसको लिख सकते हैं dt, क्योंकि ये dt के बराबर है ना ये, और नीचे वाला किसके बराबर है, अपन t के बराबर माने हुए हैं, प्लस ऐसे ही ये dp के बराबर है, किसके, dp के, और नीचे वाला p के बराबर है, बराबर ये इधर भी करेंगे ना, तो इसका तो ये 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 क्या होगा c,
क्या होगा समाकलन, ये 0 ही हो जाएगा। अब इनका समाकलन करते हैं, ठीक है। अब इसका समाकलन करते हैं, तो अगर इस टाइप से हो तो इसका समाकलन क्या होता है, log t। ऐसे ही प्लस log p बराबर, इसको अपन क्या कर लेते हैं, log c मान लेते हैं, ठीक है। अब log तीनों तरफ है तो log को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t प्लस पी बराबर c, ये हो गया। अब इनका मान रख दो, ठीक है। मान रखो कहाँ से, t का क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे p का वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर c, ये क्या आ गया, ठीक है। और जहाँ c बराबर स्वेच्छ अचर, यानी कोई स्वेच्छ अचर, जहाँ c बराबर स्वेच्छ अचर, c क्या है, स्वेच्छ अचर। और ये क्या आ गया, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या था, अभी लिखवाया था। समीकरण 1 क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर 0, ये समीकरण 1 था, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 समीकरण 1 का समीकरण 1 का अभीष्ट हल है, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 का अभीष्ट हल है, इसका अभीष्ट हल है, ठीक है, यानी व्यापक हल है। तो ऐसे चरों को पृथक किया जाता है, जैसे अपन ने किया। और ऐसे पृथक करके ऐसे जैसे ये क्वेश्चन किया, सबसे पहले क्या करते हैं, चरों को पृथक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसका समाकलन करते हैं। और फिर समाकलन के लिए जो जो अपन कर सकते हैं, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है समाकलन में, तो फॉर्मूले के हिसाब से लगा लेते हैं, समाकलन निकाल लेते हैं, या तो फिर थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करके और समाकलन निकाल लेते हैं। फिर क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। और जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल नेक्स्ट जो बचे हैं, अब जो जितने मानक रूप आगे के बचे हैं वो अब पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।